वहां नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो O2 अगर ट्रांसफर नहीं होगा तो सांस फूलेगा। SpO2 अगर आप ऑक्सीमीटर में देखोगे तो SpO2 डाउन आ सकता है क्योंकि O2 नहीं आ पा रहा है। तो इस कारण से O2 आता है, डिस्निया होता है। और क्योंकि सांस नहीं ले पा रहे हैं और यहाँ सूजन है, एडीमा है, एक्सेस फ्लूइड एक्युमुलेशन है, तो इस फ्लूइड को निकालने के लिए बार बार लंग्स क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन करता रहता है। इस फ्लूइड को, क्योंकि लंग्स क्या होता है, लंग्स बिल्कुल फ्लूइड से भर जाता है और ये बिल्कुल बॉगी हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो होगा क्या, ये फ्लूइड से भर जाते हैं, फूल जाते हैं, और क्योंकि भारी हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इस स्पुटम को, इस फ्लूइड को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं। और उसके कारण क्या होता है, बाहर निकालने की सबसे पहली कोशिश क्या है, कफ, खांसी करना, कि खांसी से बाहर निकल जाए फ्लूइड। लेकिन पल्मोनरी एडीमा है, ये निकल भी नहीं पाता है, लेकिन लंग्स कोशिश करता रहता है, तो ज्यादा दिनों तक खांसी आती रहती है मरीज को, और लंग्स, सीने में भारीपन लगता रहेगा। मरीज कहेगा सीने में बहुत ज्यादा भारीपन रहता है डॉक्टर साहब। अब भारीपन क्यों है, क्योंकि अनडिमांडेड फ्लूइड फिलिंग है। इस फ्लूइड को यहाँ होना थोड़ी चाहिए, जिस फ्लूइड को इस सर्कुलेशन में होना चाहिए वो फ्लूइड आपके यहाँ भर गया है। तो सीने में जो फ्लूइड पहले होता नहीं था उसका भराव हो रहा है, तो सीना भारी लगेगा। सीना में वो कहेगा सीना टाइट टाइट लगता है, सीने में भारीपन लगता है, सीने में दर्द होता है क्योंकि टाइट है। तो ये सारे लक्षण लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर के हैं। ज्यादा दिनों तक अगर ये पल्मोनरी एडीमा चलता रहे और क्रॉनिक कफ बना रहे, तो बहुत बार क्या होता है कि कफिंग रिफ्लेक्स होते होते यहाँ इंजरी हो जाती है, इन कैपिलरीज में इंजरी हो जाती है। और इंजरी से क्या होगा, ब्लीडिंग, माइन्यूट ब्लीडिंग। तो इस इंजरी के कारण ब्लीडिंग होनी शुरू होती है, और ये ब्लीडिंग तब पता चलता है जब ये ब्लीडिंग इस एल्वियोला के रास्ते से होते हुए आपके कहाँ आता है, स्पुटम में। कहाँ आता है, स्पुटम में। तो इसको क्या कहते हैं, हीमोप्टिसिस। इसको क्या कहते हैं, स्पुटम में ब्लड आने को क्या कहा जाता है, हीमो मतलब ब्लड, और टीसिस मतलब होता है थूकना, हीमोप्टिसिस। 4 5 हीमोप्टिसिस। तो ब्लड आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोप्टिसिस। ये बिल्कुल पिंक ताजा ब्लड होगा, हीमोप्टिसिस। इस मरीज पर इतने सारे सिम्टम, इस मरीज को कभी कभी क्या है कि ये जो पल्मोनरी एडीमा है, ये पल्मोनरी एडीमा धीरे धीरे, अब ये कोई लंग्स में ऐसा तो है नहीं कि एक एल्वियोला है और एक ही कैपिलरी है जैसे हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। वहाँ तो एक ट्री है और 1000 और मिलियंस ट्रिलियंस एल्वियोला है और उतने ही कैपिलरी होंगे। तो होता क्या है कि अगर इस एरिया में कुछ ऐसा चल रहा है तो हो सकता है इसके
पड़ोस में भी एक एल्वियोला हो, यहाँ भी एक एल्वियोला हो, यहाँ भी एक एल्वियोला हो, बहुत सारे एल्वियोला होंगे। और एल्वियोला के साथ साथ ये क्या है, ब्रोंकाइज हैं, ब्रांचेज हैं। तो ये जो एडिमा है ये धीरे धीरे ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है ब्रोंकस पे प्रेशर क्रिएट करते हैं ये जो एडिमा है। क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड फिलिंग है वो फिर चारों तरफ फिल होना शुरू हो जाता है, ये हर तरफ फ्लूइड फिलिंग होना शुरू हो जाता है जहां जहां एरिया मिलता है। अब इस फ्लूइड से इस ब्रोंकस पे प्रेशर पड़ता है। अब ये ब्रोंकस क्या होते हैं, ये ब्रोंकस नैरो होना शुरू हो जाते हैं, ये अंदर की तरफ नैरो होना शुरू होते हैं, या ये भी एडिमेटस होने शुरू हो जाते हैं, ब्रोंकियल एडिमा होना शुरू हो जाता है, इसमें भी एडिमा होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। अब जब ब्रोंकियल एडिमा होना शुरू हो गया तो ब्रोंकस का जो रास्ता है, जो ब्रोंकस का ल्यूमेन है वो नैरो होना शुरू हो गया। अब अगर ब्रोंकस नैरो हो गया तो बाहर से एयर एंट्री हो पाएगी इजिली, एटमॉस्फेरिक एयर जो हमें O2 लेकर आता है वो उसकी एंट्री ठीक से नहीं हो पाएगी। तो जब अगर नैरो हो जाए ये ट्रैक्ट है, अगर ये किसी भी कारण से एडिमेटस होकर नैरो हो जाए तो एयर इस नैरो ल्यूमेन से पास होगी, और नैरो ल्यूमेन से जब एयर पास होती है तो उसके पास होने की जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो क्या पहले जैसे ही रहती है? नैरो ब्रोंकस से पास होने वाले वॉइस चेंज हो जाते हैं, और नैरो ल्यूमेन से जो एयर पास होती है उससे कौन सी वॉइस बनती है? वो तो एक नॉर्मल लंग साउंड है। कौन सा लंग साउंड है ये? हम लोग लंग साउंड पढ़ चुके हैं। वीजिंग, रोंकाई या क्रेफ्ट्स, कौन से साउंड मिल सकते हैं? जो नैरो है, नैरो एरिया है, वहां से अगर एयर पास होती है तो क्रेफ्ट साउंड आता है। वीजिंग साउंड, वेरी गुड, वीजिंग साउंड। तो यहां पर आपको वीजिंग साउंड मिल सकता है। आप पेशेंट के लंग्स पे स्टेथो रखोगे तो क्या मिलेगा? वीजिंग साउंड। वीजिंग साउंड, वीजिंग मतलब कौन सा? अभी कोई कह रहा था विस्लिंग साउंड, ये विस्लिंग साउंड ही है। रोंकाई, वीजिंग, ये रोंकाई भी यहां आ सकता है। रोंकाई, वीजिंग साउंड। ये जो लंग्स के कारण वीजिंग साउंड हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? एक्चुअल में तो लंग्स में आ रहा है, लेकिन कारण इसका क्या है? कार्डिया फेल है, इस कारण से आ रहा है। इसलिए इसको कहा जाता है कार्डियक वीजिंग साउंड। इसको क्या कहते हैं? कार्डियक वीजिंग साउंड। कभी कोई अगर पूछता है कि कार्डियक वीजिंग साउंड क्या है, तो क्या ये साउंड कार्डिया से जनरेट हो रहा है? ये कार्डियक कारण है, लेकिन साउंड कहां से आ रहा है? लंग से। ये वही वीजिंग साउंड है जो अस्थमा में आता है, ये वही वीजिंग साउंड है जो सीओपीडी में आता है, ये वही वीजिंग साउंड है जो ब्रोंकाइटिस में आता है। लेकिन इस बार रूट कॉज क्या है? कार्डिया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कार्डियक वीजिंग साउंड। दूसरी चीज, यहां बहुत सारे एल्वियोलाइज हैं, बहुत सारे एल्वियोलाइज हैं। इन सारे
जब यहाँ से फ्लूइड लीक हो रहा होता है तो इन सारे ये जो एल्वियोलाइज हैं, खासकर लोअर लोब के एल्वियोलाइज, खासकर लोअर लोब के एल्वियोलाइज, ये जो सारे एल्वियोलाइज हैं, ये जो फ्लूइड लीक होता है, ये जो फ्लूइड लीक हुआ है हाइड्रोस्टेटिक बढ़ने के कारण, ये फ्लूइड जितने भी एल्वियोलाइज होते हैं, खासकर लोअर लोब के एल्वियोलाई, क्योंकि ये सारे हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड नीचे भराव होना शुरू होता है इनका, ये लीक होते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होने के कारण, और ये नीचे वाले जितने भी एल्वियोलाई हैं सबको क्या कर देते हैं, भिगा देते हैं, वेट कर देते हैं, वेट एल्वियोलाई। और ये हर एल्वियोला के बीच में, एल्वियोला के अंदर फ्लूइड फिलिंग होनी शुरू हो जाती है, खासकर दो एल्वियोला के बीच में यहाँ फ्लूइड फिलिंग होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ, फिर यहाँ इस एरिया में फ्लूइड फिलिंग होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ फ्लूइड फिलिंग होगी, ये सारा एरिया फ्लूइड फिलिंग हो जाएगा, ये सब फ्लूइड्स यहाँ भरेंगे, और एल्वियोलाई सारी क्या हो जाएंगी, वेट हो जाएंगी, फ्लूइड फिल्ड हो जाएंगी, वेट एल्वियोलाई। अब जब एक एल्वियोला स्टिकी होता है, ये फ्लूइड क्या है, स्टिकी फ्लूइड है, तो ये स्टिकी फ्लूइड, 1 मिनट, ये जो स्टिकी फ्लूइड है, ये दो एल्वियोलाई के बीच में, एक ये एल्वियोला, एक ये एल्वियोला, और यहाँ बीच में स्टिकी फ्लूइड है। तो ये एल्वियोला जब यहाँ गैस भरता है तो इनका एल्वियोलाइज का साइज बढ़ जाता है, तो जब यहाँ गैस भरता होगा तो एल्वियोलाइज का साइज बड़ा हो जाता है, दोनों एल्वियोलाइज का साइज बड़ा हो जाता है, तो दोनों एल्वियोला कहाँ ज्यादा पास आ जाती है, ज्यादा दूर दूर हो जाती है, ज्यादा पास आ जाती है। और जब गैस बाहर निकलता है तो ये फिर से दूर जाती है, मतलब इनके बीच के जो वॉल्स हैं ये दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब गैस भरता है और इनका साइज बढ़ता है तो ये ज्यादा पास आती हैं, और इनके पास आने के बीच में एक स्टिकी फ्लूइड भरा है, किस कारण, एडिमा के कारण, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाने के कारण फ्लूइड लीक हो गया है, वो वाला फ्लूइड है, और ये फ्लूइड स्टिकी है, चिपकने वाला है। तो ये वैसे ही है जैसे आपकी 2 फिंगर है और कोई भी स्टिकी फ्लूइड आप लगाते हैं, और इस जैसे फेविकोल है या प्लाज्मा आप ब्लड से निकाल कर देख सकते हैं, आप दोनों फिंगर्स में लगाएं और फिर चिपकाएं, और फिर जब दूर करेंगे तो एक आवाज़ निकलती है, कान के पास करके देखें, जब इसको आप छुड़ाते हैं तो एक आवाज़ निकलती है। ये वैसी आवाज़ लगभग होती है जैसे दिवाली में पटाखे जलते हैं, तो वैसी आवाज़ होती है, उतना तेज़ नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग क्वालिटी की बात करें तो वैसे कुछ होगा, भले ही इंटेंसिटी कम होगी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, जो क्रैकल कहते हैं उसको, जो आप देखते हो चटाई वाला बम आता है उसको क्रैकल कहा जाता है, जो रेड कलर का होता है, क्रैकल्स होते हैं, वो चट 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 दबते हैं, उनको क्रैकल्स कहा जाता है। तो ये जो जब ये एल्वियोला और ये एल्वियोला आपस में दूर दूर फिर से दूर जाना शुरू करते हैं तो इनकी वॉल्स दूर जाती हैं, और इनकी वॉल्स जब दूर जाती हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्रैकल होना, इसलिए इसको कहा जाता है क्रैकलिंग साउंड। अब अगर सोचो एक एल्वियोला तो इसमें है नहीं कि एक बार ही, अगर एक बार सांस छोड़ा और एक बार सांस लिया तो जब पास में आएंगे तभी दोनों के वॉल्स आपस में रब होंगे तो भी साउंड होगा, और जब दूर जाएंगे तब भी साउंड होगा। और एक ही तो है नहीं एल्वियोला कि एक बार चट हुआ और बात खत्म, पता नहीं कितने हैं। तो एक ही बार जब सांस लोगे तो क्या एक बार ही ऐसी वॉइस आएगी?
एक ही समय पे पता नहीं कितने क्रैकल्स होंगे। जैसे जैसे मिर्ची वाले बम होते हैं, जैसे इकट्ठे 1000 आप लगा देते हैं तो एक साथ ही और चट 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 पता नहीं चलता है कि कौन सा वाला कब दगा होगा। वैसे ही एल्वियोला के साथ होता है कि पता नहीं कितने एल्वियोला के साथ एक साथ वो गैस बाहर निकल जाती है, पता नहीं कितनों के साथ एक साथ एंट्री होती है। तो सबके साथ चट वाली आवाज़ आती है और सब एक साथ ही चट 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 वाली आवाज़ साउंड निकलती है। उसको क्या कहते हैं? क्रैकलिंग साउंड, क्योंकि क्रैकल्स जैसे होते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेफ्ट साउंड। क्रैकलिंग साउंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रेफ्ट्स या क्रेपिटेशंस या क्रैकलिंग साउंड। खासकर कहां? लोअर लोब में। खासकर कहां? लोअर लोब में। और अगर इसी मरीज को जिसके लोअर लोब में क्रैकलिंग साउंड मिलता है, अगर आप इसको सुपाइन लेटा दें, सीधे मुंह करके लेट जाए, सोचो आईपीडी का पेशेंट है, वो खड़ा कभी होता ही नहीं है, एडमिट है, तो ये क्रैकलिंग साउंड कहाँ मिलना चाहिए फिर ज्यादा? ये हो क्यों रहा है? क्रैकलिंग साउंड इसलिए हो रहा है क्योंकि एल्वियोलाइज वेट हो रही है। वेट एल्वियोला का मतलब है क्रैकलिंग साउंड, क्रेप्स होना। अगर फ्लूइड के कारण होगा तो उसको कहा जाता है क्रेप्स। और अगर नैरो से हो रहा है तो वीजिंग या रोंकाई होगा। तो ये वेटनेस से हो रहा है और इसको हम लोग कहते हैं क्रेप्ट। अब ये क्रेप्ट साउंड डिपेंड करता है कि कहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है। जहाँ फ्लूइड भरा होगा वहीं के एल्वियोला आपस में फ्लूइड से ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि पूरे लंग्स में फ्लूइड भरा हो सकता है उतनी क्वांटिटी में फ्लूइड है ही नहीं, थोड़ा सा फ्लूइड होगा तो पोजिशनल चेंज होगा। पानी हमेशा नीचे की तरफ भागता है। अगर पेशेंट खड़ा होगा तो किस लोब में पानी ज्यादा इकट्ठा होना होगा? लोअर लोब में। लोअर लोब में। अच्छा सोचो इसी पेशेंट को आप सर के बल खड़ा कर, आप उसको उलट दो तो अपर, और इसी पेशेंट में जिसमें क्रेप्स लोअर लोब में मिल रहा है, इसी पेशेंट को आप क्या करो, आप इसको सर के बल खड़ा कर दो और 15 मिनट खड़ा करके रखो। धीरे धीरे जो लोअर लोब में वाटर था ये धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा अपर लोब में 15 मिनट में। और अब आप जब स्टेथो रखोगे तो लोअर लोब में क्रेप्स नहीं मिलेगा। ये वाटर स्टेबल नहीं होता है, ये पोजिशनल चेंज होता है इसका। लंग्स में जो क्रेप्स आते हैं ये स्टेबल नहीं होते हैं, इनका पोजिशनल चेंज होता रहता है। और इस पेशेंट को अगर आप उल्टा कर दोगे तो धीरे धीरे वाटर शिफ्ट हो जाएगा अपर लोब पे और आपको अब क्रेप्स कहां मिलेगा? अपर लोब पे। समझ में आ रही बात? क्रेप्स का शिफ्ट होना आपको कंफर्म कराता है कि ये फ्लूइड के कारण है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है। आपने उसी पेशेंट पे क्रेप्स पाया और जैसे मान लेते हैं आप आए, आपने देखा और आपको लेटरल साइड पर क्रेप्स मिले, लोअर लोब के लेटरल साइड पर क्रेप्स मिले। आपने उससे कहा, और वो सीधे लेटा हुआ था, आपने उससे कहा कि आप ऐसा करिए कि आप मुड़ जाइए और इस वाले पोर्शन को आपने ऊपर कर दिया, उसको लेटरल लेटाया आपने। तो जहां क्रेप्स मिल रहा था उसको आपने ऊपर कर दिया। अब होगा क्या कि जो फ्लूइड वहां भरा हुआ तो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो जाएगा, मीडियल साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। 15-20 मिनट बाद अगर आप फिर से आओगे देखोगे तो आपको क्रेप्स वहां नहीं मिलेगा, आपको क्रेप्स कहां मिलेगा? मीडियल साइड पर। तो ये आपको कंफर्म कराता है कि ये फ्लूइड फिलिंग है।
ये कहीं ना कहीं एल्वियोलाई वेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है किसी न किसी कारण से। तो आप क्या कराते हैं, आप कोशिश करते हैं कि ये जो फ्लूइड है इसको बाहर निकाला जाए। अगर बाहर नहीं निकाला जाएगा तो O2 इधर और CO2 इधर नहीं आ पाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं, कोई जरूरी नहीं एक ही में मिल सकता है। बॉथ में, यहाँ केस में बॉथ में मिलेगा। ये सिस्टमिक कॉज है, ये सिस्टमिक कॉजेज है, यहाँ दोनों में मिल जाएगा। लेकिन जब कोई लोकल कॉज आता है, बहुत सारे कारण हैं, हम लोग निमोनिया और पता नहीं क्या क्या पढ़कर आए हैं, जब कोई लोकल कॉज आते हैं तो एक में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। इन्फेक्शन अगर दोनों में है तो दोनों में होगा, एक में है तो एक में होगा। ये सिस्टमिक कॉज है, ये कार्डिया के कारण हो रहा है और ये सिस्टमिक कॉज है। आपको लंग्स में मिलेगा क्रेप्स। हमेशा स्टेथो जब यूज किया जाता है तो आप अपर लोअर, अपर मिडिल और लोअर तीन पार्ट को बांटकर यूज करते हैं और उसमें भी तीन लाइन बनाते हैं। मीडियल लाइन, मीडियल मतलब सेंटर लाइन, और फिर कोमीडियल लाइन और फिर लेटरल लाइन, और फिर आगे से, पीछे से और साइड से। मतलब आपका लंग्स का कोई भी पॉइंट बचे ना। पता नहीं कहाँ पर क्रेप्स मिल रहा हो, पता नहीं कहाँ पर रोंकाई आ रहा हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपने 2 बार स्टेथो रखा तो सब कुछ मिल जाएगा। हिडन होते हैं, नहीं मिलते हैं। अगर थोड़े बहुत होगा नहीं मिलेगा तो छिपा रह जाएगा। तो ये जब भी आपको शिफ्टिंग क्रेप्स मिलते हैं तो जरूरी क्या है, वो उसका मतलब है कि कहीं हाइड्रोस्टैटिक बढ़ा है और लंग्स में पानी भरा है। तो ये सिम्टम आते हैं, वीजिंग साउंड और